नमस्कार सभी को और नमस्कार अनमोल। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आपका अंकित एक भाई। बार फिर से अंकित अद्वैत पे। और हमने जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और मल्टीपल पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया था। लेकिन डिस्कशन के एंड में हम लोगों ने ये भी कहा था कि कभी हमें फिर से मौका मिलेगा, तो हम कुछ टॉपिक्स जैसे कि चुनाव और चेतना या फिर निष्काम कर्म, हम इन पे दोबारा बातचीत करना पसंद करेंगे। और बिल्कुल। लकीली हमें आज वो मौका मिल गया है। तो आज शुरुआत करते हैं। तो अनमोल, जो जो आज हमारी पहली चीज है जिस पे हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, वो रहेगी चुनाव। तो चुनाव यानी या फिर चॉइस। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव का कितना बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में? या फिर आप इसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस? बिल्कुल। तो अंकित भाई, धन्यवाद दोबारा इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे जीवन का, क्योंकि जैसा हम चुनाव करते हैं वैसे ही हमारी जीवन निर्धारित हो जाता है उस चुनाव से ही। और चुनाव ऐसी चीज़ है कि हम जब से पैदा होते हैं, हम चॉइसेस हमारे सामने होती हैं और हमें सेलेक्ट करना होता है एक चॉइस या दूसरी चॉइस। हमेशा एक हम्म। डिलेमा भी होता है कि क्या चॉइस हम करें, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। अब हम फॉर एग्जांपल कोई हमारी एज में है कोई, तो वो हम्म। उसके सामने बड़ी सारी चॉइसेस हैं कि यार कौन सी डिग्री करें, कौन सी नौकरी करें, हम्म। कौन सी रिलेशनशिप में जाएं, कैसे अपने आप को संभालें। तो मैं मानता हूँ कि हम्म। चॉइस जो है वो डिफाइनिंग एक एट्रीब्यूट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। अब हम्म। दूसरे, अगर हम जानवर को देखेंगे तो वहां पे आपको चॉइस दिखेगी नहीं, और चॉइस दिखेगी भी तो बड़े ही लिमिटेड सेंस में दिखेगी। हम्म। दे आर टोटली कंट्रोल्ड बाय देयर बॉडीली फंक्शंस। हम्म। इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो उस लेवल की नहीं है, तो चॉइस भी नहीं है। मुझे लगता है जब तक एक असर्टेन कॉन्शियसनेस की वजह से ही चॉइस हमारे पास आती है। अगर हम ठीक है। बिल्कुल ही पत्थर हो जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस बहुत कम हो जाएगी, तो चॉइस का भी कोई हमारे पास ऑप्शन रहेगा नहीं। हाँ। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ कि चॉइस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है हमारा। और वो हम्म। हम जैसी चॉइस करेंगे, जैसा चुनाव करेंगे, उससे ही हमारी बहुत हम्म। सारी चीज़ें जीवन में निर्धारित हो जाएंगी। मैं ये ठीक समझता है। हूँ। ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव खाली एक नॉर्मल एलिमेंट नहीं है। चुनाव हम सबको रास्ता भी दिखाता है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी चुनाव रास्ता दिखाता है। और ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि बिगर स्केल पे जब कोई कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल इफ दे मेक एनी काइंड ऑफ चॉइस, तो वो भी पूरे समाज को एक रास्ता दिखाने के काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में। हम बचपन से हम बहुत सारे चुनाव करते हैं। बिल्कुल। जैसे शुरू के हम ये कह सकते हैं कि देखो, नाम और जन्म की जो स्थिति है, या ये समाज है हमारा, हमारा जो धर्म है, ये तो हमारे चुनाव में नहीं होता है। ये तो हमें जो दे दिया गया है, हमें वो अपनाना होता है। लेकिन उसके बाद का प्रेटी मच, जब से हम ये कह सकते हैं कि जब से कोई बच्चा या फिर कोई इंसान जब से वो एडोलेसेंट होना स्टार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको चुनाव की शक्ति थमा दी जाती है। और उसके उसके पास ये बल है कि उस बल को इस्तेमाल करके वो एक अच्छा चुनाव कर सकता है, और अच्छे चुनाव से अपने जीवन की गति या फिर अपने जीवन का आगे का रास्ता निर्धारित कर सकता है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। जब हम ये कहते हैं कि चुनाव करने की शक्ति है किसी के पास, तो जैसे आपने अभी जानवरों की बात करी, तो जानवरों के पास चेतना ज़रूर है, लेकिन जानवरों के पास चुनाव करने का जो अवसर है, वो नहीं है। वो नहीं तो है। जब हम ये कहते हैं कि इंसानों के पास चुनाव करने का अवसर है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि शुरुआत से, यानी जब से हम ये कहें कि आदमी को चुनाव करने का बल प्रदान किया जाता है, उस टाइम से आदमी को किस तरीके के या फिर किस दिशा में चुनाव करने चाहिए? बिल्कुल। तो हमने ये तो बात कर ली कि आदमी के पास ही चुनाव करने का माध्यम या चुनाव करने की शक्ति है। तो अब बात आती है कि हुँ। चुनाव करने भी क्यों हैं और करने क्यों चाहिए और क्या चुनाव करने चाहिए। हुँ। तो मैं ये मानता हूँ कि इंसान को चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एक हुँ। भी चुनाव में अगर गलती करते हैं हम, क्योंकि आप हुँ। सिंपल लेवल पे देखो, हुँ। चुनाव होते हैं, सरकारों के भी चुनाव होते हैं, बिल्कुल। हमारी पढ़ाई के भी चुनाव होते हैं। अब उसमें भी अगर हम कुछ गलत चुनाव करते हैं, हमने गलत इंसान को वोट कर दिया, हमने गलत इंसान को प्रेशर दे दिया, गलत हुँ। इंसान को सपोर्ट कर दिया, तो हमारी ज़िंदगी का बड़ा नरक में हो हुँ। जाता है फिर। और हुँ। अगर पर्सनल लेवल पे मैं देखूँ अपने चुनाव के, तो मेरे हुँ। पास ये चुनाव होता है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार मैं ए दुकान में चला जाऊँ या बी दुकान में चला जाऊँ, या मैं एक काम कर लूँ जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा काम मैं ये कर लूँ कि मैं कुछ पढ़ लूँ या कुछ अच्छा सोच लूँ, अच्छा भी लिख लूँ। तो मैं हुँ। ये मानता हूँ।
तो मैं समझता हूँ कि इंसान को चुनाव जो है बड़ा सोच समझ के करने चाहिए, और पहला चुनाव सबसे ज़्यादा जो उसका है, वो उसकी संगति का ही चुनाव है। कि ठीक है। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी संगति की थोड़ी-सी बात करी थी, कि हुँ, संगति आपकी डिफाइन करती है आपको। तो हुँ, आप चुनाव सबसे पहले सही संगति का करो। उसके बाद से हुँ, चुनाव जो हैं आपके ईज़ी होते चले जाएँगे, क्योंकि आपको एक जगह को अपना बेस मान के रखना पड़ेगा। उसके बाद, हुँ, क्योंकि अगर बहुत सारे चुनाव आएँगे ज़िंदगी में, तो फिर से कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो फिर से ही आप हुँ, कन्फ्यूज़ स्टेट में आ जाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ एक बेसिक चुनाव और सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव वो है, आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपने जो हमने बात करी संगति को चुनाव, पहला उसको चुनाव कर लें ठीक से, उसके बाद के बाकी सारे चुनाव आपके हुँ, उसी से डिसाइड हो जाएँगे कि आपने किसकी संगति करी है। आप कहाँ हुँ, रहोगे, कैसे अपने 24 घंटे दिन के बिताओगे, किन कामों हुँ, को अपना समय व्यतीत करोगे, किन लोगों के साथ रहोगे, वो आपको सबको वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि आपने संगति किस चीज़ की करी है। तो मैं ये ठीक है, मानता हूँ ठीक है। कि संगति अब की आपने ज शुरुआत है। अब आपने जैसे संगति की बात करी, तो इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम उठ के आती है और ख़ासकर इंडिया के समाज में भी, कि जो संगति है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई बच्चा है जो कि लेट्स से अभी 9th या 10th स्टैंडर्ड में है, 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड में, मतलब तकरीबन 13 या 14 साल का है, जब वो एक टीनेज अवस्था में घुसने के लिए तैयार हो रहा है। तो अब उसको तो नहीं पता इस टाइम पे कि मेरे लिए क्या सही संगति है, या फिर मैं किस तरीके के चुनाव करूँ जिससे मेरा एक जीवन जो है वो सही एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस इस एज में, जो 13 साल या 12 साल की उम्र, जो कि एक बहुत टेंडर एज होती है, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। ऐसा क्या किया जा सकता है? मतलब ये मैं एक जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट को, तो पेरेंट्स की दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि एक गुड पेरेंटिंग हम ये बोलें कि वो कर पा रहे हैं, जिससे कि एक 13 या 14 साल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि उस, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पेरेंटहुड 24 आवर्स तो साथ रहता नहीं है। दिन के कुछ घंटे ही पेरेंट्स साथ रहते हैं, जबकि उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय स्कूल बच्चों के साथ रहता है, उनके दोस्त बच्चों के साथ रहते हैं, और सबसे सोशल बड़ी बात है मीडिया। जो सोशल सोशल मीडिया है, वो बच्चों के साथ रहता है। तो एज़ अ पेरेंट आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या एडिकेट स्टेप्स हो सकते हैं जो एक पेरेंट ले सकता है अपने 13-14 साल के बच्चे के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी संगति सही है? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि जो टीनेज ईयर्स हैं काफ़ी टेंडर हैं, और अगर मैं खुद हुँ, की भी अपनी लाइफ को देखूँ, तो ये सब चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, या फिर मैं अद्वैत की तरफ मेरा झुकाव, वो काफ़ी लेट आया मेरी लाइफ में भी। अगर मैं खुद हुँ, को मैं 10th 9th में देखूँ, तो मैं भी बड़ी एक एवरेज और बड़ी ही मतलब इग्नोरेंट लाइफ जी रहा था, टोटली इग्नोरेंट, कुछ हुँ, नहीं पता था मुझे, और मुझे किसी हुँ, संगति मिली भी नहीं उस टाइम। तो मैं बिल्कुल समझ हुँ, सकता हूँ कि सही संगति का ना मिलना भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर सही हुँ, संगति मिल जाए उस समय में, खासकर जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, जब आपके ऐसे हार्मोनल ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो कितना हुँ, सौभाग्य है उस बच्चे के लिए हो जाएगा, उसकी लाइफ कितनी ईज़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों की लाइफ ईज़ी हो, क्योंकि आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया की हमने बात करी, कि हुँ, कितना प्रभाव सोशल मीडिया उनके ऊपर डाल रहा है। क्रेडिबल हुँ, रिपोर्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं कि द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा और अमाउंट ऑफ डिप्रेशन दैट अ टीनेज बॉय और गर्ल इज सफरिंग टुडे इज हायर देन एनी हुँ, टाइम। तो हमें दिख हाँ, रहा है इफेक्ट, क्लियरली हमें दिख रहे हैं कि खराब संगति के कितने दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। तो हुँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटिंग एक बड़ा ही 24 आवर पेरेंटिंग नहीं होती, पर मुझे लगता है वो एक तरीके से ज़रूरी है। आपको 24 हुँ, घंटे पूरे टाइम अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सी जो ताकतें हैं वो उसके उस पे प्रभाव डाल रही हैं। कुछ ताकतें तो बड़ी सीधी हुँ, होती हैं कि यार कोई आदमी है, खराब आदमी है आपकी लोकेलिटी में, आप बोल देते हो कि यार इसके पास मत जाना, क्योंकि आपको पता है खराब आदतों का हमारे बच्चे में डाल देगा। पर आप सोशल मीडिया हुँ, की एज में पूरा इंटरनेट उसके पास है, सारी दुनिया के लोग उसके पास हैं, क्लिक पे सब दिख जाएगा कि दुनिया में बैठे ही लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। हुँ, तो आदतों का बिगड़ना बनना बड़ा आसान है। तो मैं ये मानता हूँ एज़ अ पैरेंट, अगर एज़ अ पैरेंट हूँ, तो सबसे पहले जो मैं काम करूँगा, पहले मैं हुँ, एक्नॉलेज करूँगा कि वो जो सामने एक बच्चा है, वो ऐसा हुँ, नहीं है मेरे से इन्फीरियर किसी मामले में। कई बार रहता है ना कि पैरेंटिंग में ये भी, कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे सब हुँ, पता है और इसे कुछ नहीं पता। हुँ, तो वो हुँ, बड़ा ही मुझे लगता है कि बड़ा ही कोई अच्छा बात नहीं है, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। बच्चे में भी एहसास हो जाएगा कि ये तो मुझे बस डाँटते रहते हैं या फिर बस प्रवचन देते रहते हैं, अगर एक बात मैं बोलूँ तो। तो मैं मानता हूँ ठीक है। आपको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बच्चे की जो चेतना है, वो उत्थान माँगती है, जैसे आपकी माँगती है। और ठीक जो है। आप में वाइसेज़ हैं, उस एज में ख़ासकर जो हुँ, आपके वाइसेज़ थे या दिक्कतें थी, वो बच्चा आज फेस कर रहा है, हुँ, शायद कहीं ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि हमारी या हमारे ठीक है। पेरेंट्स की उम्र में डिस्ट्रैक्शंस कम थी। तो मैं ये हुँ, पालूँगा एक्नॉलेज के बाद आप
उसके साथ, बच्चे के साथ बैठ के बात करें, एज अ हुँ, पेरेंट बात करें, एज अ फ्रेंड बात करें, जो भी आपको सही लगे। आप किस तरीके से हुँ, पर कन्वर्सेशन करें। आप बात नहीं हुँ, करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। हम कहते हुँ, हैं कई बार कि बच्चा खुद सीख जाएगा, खुद तो गलत काम ही सीखेगा। गलत काम सही खुद बात सीख है। जाता है, पर सही काम सिखाने में बड़ा मेहनत लगती है। सही काम सिखाने ठीक में, है। एबीसीडी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। बाकी सारे काम हुँ, खुद सीख जाता है वो। तो मैं मेरे हिसाब से ठीक आप है। बात करें उसके साथ बैठ के। मैं कहता हूँ एक लिस्ट बना दें आप, कुछ भी बना सकते हैं, एक रिक्वायर्ड हुँ, रीडिंग की लिस्ट बना दें, या हुँ, आप अपने खुद चेतना के बल पे और खुद भी देखें, खुद भी आप सीखते रहें धीरे-धीरे कि यार ये लोग जो हुँ, हैं, चाहे वो सोशल हुँ, मीडिया पे हों, क्योंकि हमने कहा कि बुरी सामग्री है पर अच्छी सामग्री भी उपलब्ध है, चाहे वो अच्छी हाँ, किताबें हों। अब आपने पिछली बार ही बोला था कि बहुत सारे लोग जो हैं हुए हैं, ऊँचे लोग हुए हैं, हमारे साथ शरीर रूप में आज हमारे साथ नहीं है। स्वामी हुँ, विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हुँ, हों, हमारे साथ नहीं है, पर उनकी कहानियाँ हमारे हुँ, साथ हैं, उनकी किताबें हुँ, हमारे साथ हैं। तो मैं मानता हुँ, हूँ, जितनी कम उम्र से बच्चों के साथ, और सिर्फ मैं तो हुँ, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ए एज़ अ साइंटिफिक भी। इतने सारे साइंटिस्ट हमारे हुँ, हुए हैं, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हुँ, हमारे हुए हैं, उनकी लाइफ में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मटेरियल है। हुँ, मैडम क्यूरी हुई हैं, कोई लड़की मेरे से पूछे कि यार क्या इंस्पिरेशनल फिगर आपकी लाइफ में है? तो मैडम हुँ, क्यूरी का नाम ले सकते हैं। अकेली ऐसी औरत हुँ, जिसने 2 बार 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ जीता, फिजिक्स और ठीक है। केमिस्ट्री दोनों में। तो हुँ, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं मानता हूँ, और ये पूरा नॉलेज का जो क्रिएशन होगा, ये पूरा सिर्फ़ किताब नहीं, आप अच्छी मूवीज़ भी हैं। आप लिस्ट बनाइए, कौन-सी मूवीज़ एक बच्चे के लिए अच्छी हैं, जो उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करे। मैं ये मानता हूँ हुँ, एक हॉलमार्क जो है, मैं अपने आप में भी देखता हूँ, अगर इंसान क्यूरियस नहीं है ना, तो हुँ, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सही क्यूरियस बात है। रहेंगे, बच्चे में चेतना उसकी ऊपर उठेगी, वो चाहेगा कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। हुँ, तो आप उससे बात करें, उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। हुँ, एज़ अ पेरेंट वो बताएगा आपको, क्योंकि आप बात करोगे तो चीज़ें खुलेंगी। उसके बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप धीरे-धीरे निकालने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, वो सही संगति वाला हुँ, ही पार्ट है। बार-बार उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। हुँ, आप हुँ, एक रीडिंग लिस्ट बनाओ, एक मूवी लिस्ट बनाओ, और उसे ऐसा मॉडिफाई करो ताकि उसे बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि उस एज में हुँ, हमें मसाला भी बहुत चाहिए ना आज के सोशल मीडिया की वजह से। और सही। धीरे-धीरे आप उसे लेके जाओ। पहले स्टोरीज़ से हुँ, शुरू करो। अब मैं कहूँ हुँ, कि 14-15 साल का बच्चे से कहूँ कि यार 500 किताब पढ़ ले 500 पेज की, तो हम पे भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि वो ठीक है। अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है। तो क्या हुँ, पता आप कहानियों से शुरू करें, धीरे-धीरे उसके साथ बैठ के खुद भी पढ़ें। खुद भी हुँ, उसके साथ पढ़ें कि यार मैं आज ये पढ़ता हूँ, तू एक दिन में 1 घंटा शुरू करें, आधा घंटा शुरू करें। तो यहाँ से हुँ, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही करा है। ठीक है। तो आपने जैसे अभी बात करी, इससे मुझे एक बहुत फ़ेमस एक्जिस्टेंशियल थिंकर है जॉन पॉल सार्tre। तो बिल्कुल। उनकी एक बात याद आ रही है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्शियसनेस है या फिर कॉन्शियस डिसीज़न है, वो इनेविटेबल है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस टाइम पे कॉन्शियस नहीं था, या ये डिसीज़न मेरे से बस हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये एक मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं सिचुएशन पे या फिर मजबूरी पे। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर डिसीज़न कहीं न कहीं कॉन्शियसली ही लिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि उस कॉन्शियस डिसीज़न की डिग्री इतनी अच्छी नहीं थी, जितनी उसकी पॉसिबिलिटी है अच्छी होने की। तो हम कॉन्शियसनेस की डिग्री पे काम करके उस डिसीज़न्स की डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ ये कह देना कि ये डिसीज़न हमने अनकॉन्शियसली ले लिया या फिर ये डिसीज़न मैं कॉन्शियसली नहीं ले पाया, मेरे ख़्याल से ये एक सही स्टैंड नहीं होगा किसी भी इंडिविजुअल का। आपने एक अभी बात करी जिसमें आपने कहा कि हम मतलब कोई भी एज़ अ पेरेंट लिस्ट बना सकता है या फिर स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन कर सकता है कोई भी रीडिंग मटेरियल या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जो कि उनकी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो ये आपने बिल्कुल सही बात करी है, क्योंकि इससे एक्चुअली ये ना बहुत अनकंफर्टेबल पोज़ीशन हो जाती है, स्पेशली आज के पेरेंट्स के लिए। आजकल एक टर्म यूज़ किया जा रहा है आईपैड बेबीज़। तो वो जो टर्म है वो ये दिखाता है कि जो पेरेंट्स आजकल, क्योंकि यूजुअली आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, लिविंग कॉस्ट्स बढ़ती जा रही हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो या तो द चाइल्ड इज़ आइदर विद नैनी या फिर वो आईपैड के साथ होता है। तो आजकल पेरेंट्स क्या आईपैड करते हैं, एक आईपैड खरीद के दे देते हैं बच्चों को और बच्चे उस आईपैड पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन उस आईपैड पे वो क्या कंज़्यूम कर रहा है, क्योंकि हमने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि जो पूरा मीडिया है वो पूरा एल्गोरिदम्स पे चलता है और एल्गोरिदम को रिग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरीके से मतलब हम देखें अगर, तो जैसे आपने कहा कि हमें एक लिस्ट बना देनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही वैलिड पॉइंट रहेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आप उनको प्रोवाइड करवा पा रहे हो आईपैड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही चीज़ देखेंगे उसमें, राइट? तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये पॉइंट यहाँ पे पेरेंट्स के लिए निकल के आएगा कि हम ये कह सकते हैं कि मोर एंड मोर conscious involvement in the developing years of a child
इज रिक्वायर्ड। और उससे भी पहले जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि पेरेंट्स इससे पहले कि अपने बच्चों को बताएं, एडोलसेंट किड्स को बताएं कि क्या करना चाहिए, आई थिंक दे शुड ऑल्सो साइमल्टेनियसली अपग्रेड देयर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसके साथ साथ ये होता है कि बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर द किड बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये एक दोनों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल बात होगी। ठीक है, तो हमने अभी चॉइस की बात करी, हमने अभी बात करी है, अब हमने पेरेंटिंग का भी थोड़ा एंगल लाया है इसमें हम। तो चॉइस में हमने जैसे अभी बात कर ली है कि ये तो एडोलसेंट ईयर्स की हमने चॉइस में बात करी कि एडोलसेंट ईयर्स में चॉइस डेवलपमेंट में कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। अभी जैसे हम जैसे लोग हैं, हम 23-24 साल की उम्र में हैं और हम भी सोचते हैं कि हमारे पास भी मतलब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मतलब एक मतलब प्रतिदिन मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो हमने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि हमें अगर अहंकार से आत्मा की तरफ बढ़ना है तो हमें सही चुनाव करने पड़ेंगे। तो अगर आज की उम्र में मैं आपसे सवाल पूछूं, 23-24 साल के जो हमारा युवा है और स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पे मैं ये बोलूंगा मल्टीपल टॉपिक्स रहते हैं, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, एक इवॉल्विंग नेशन है, तो मल्टीपल टॉपिक्स रहते हैं, एक दिन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहां पे। तो सही इवेंट पे फोकस करना और सही विचारधारा बनाना और सही चीजों का चुनाव करना भारत के युवा के लिए, आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम भी युवा है, हम भी उसी का हिस्सा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे जिससे हम ये इंश्योर कर पाए कि एक बीइंग अ यूथ इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर एबल टू मेक राइट डिसीजंस। बिल्कुल। तो आपने बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंटली ये सवाल पूछा, और मैं पिछली बस एक बात से फिनिश करूंगा पिछला टॉपिक, कि आपने बिल्कुल सही बोला कि पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा, कि बच्चे, हमें पता है कि इमिटेशन, दे डू व्हाट देयर सी द पेरेंट्स और पीपल अराउंड देम आर डूइंग। हम्म। वे हम्म। देखेंगे कि मेरे पापा या जो मेरी माता है, मेरी जो भी घर में लोग हैं, वे खुद भी पढ़ रहे हैं चीज़ों को और समझ रहे हैं, तो वे जरूर सीखेंगे। हम्म। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात अब जो है कि आजकल का यूथ जो है, जिसपे, और आप देखेंगे ना, इसके कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे हाँ। जाइए, आप गूगल पे सर्च करिए कि यूथ डाल दी, सिर्फ यूथ सर्च, यूथ प्रॉब्लम्स, और कुछ हजारों वीडियोस हैं, लोग मिल कर रहे हैं व्यूज को, लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं। कोई बात कर रहा है बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई बात कर रहा है डिप्रेशन की, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बड़े ही, मैंने सब हम्म। देखी हैं, क्योंकि मैं कंटेंट देखता रहता हूँ, कल्चर में चल रहा क्या रहा है। हम्म। तो उनके जो सारे सॉल्यूशंस हैं बड़े ही, एक तो भारी लेवल के रहते हैं, और हम्म। उसमें वे सपोर्ट करते रहते हैं एक आइडियोलॉजी के दूसरी आइडियोलॉजी को। तो वो बड़ा हम्म। ही पार्टीशन व्यू होता है उसमें। मुझे दिखता नहीं कि अलग होके उन्होंने कुछ बात करी हो दूसरे, अपने वे खुद के जो प्रेजुडिसेस होते हैं, बायसेस होते हैं, वो हम्म। अपने सॉल्यूशंस में भी ला देते हैं। तो इतना ठीक फायदेमंद है। होता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो एज है 24, 25, 26 साल वाली, ये जो मिल ट्वेंटीज, लेट ट्वेंटीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ये हम खुद भी, आप भी हम्म। महसूस कर पा रहे हो, मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल। बड़े ही मोमेंटल डिसीजन हमारे सामने खड़े हैं तैयार एकदम। हम्म। हम घर वालों से अपने बात करते हैं, लाइफ में भी देखते हैं, तो कुछ बड़े डिसीजंस, चाहे वो हम्म। अब तो शादी से रिलेटेड हो, अपनी जॉब से हम्म। रिलेटेड हो, और ये वे डिसीजंस हम्म। है पूरी जिंदगी। हम बात करें चॉइस की, ये चॉइसेस अगर गलत ले ली तो बहुत ही ज्यादा इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा, टाइम का, ठीक लाइफ है। का। तो ठीक मैं है। मानता हूँ हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है 24, 25 साल वाले के लिए, कि भाई वो सच में चीजों को देखे, उसकी जिंदगी में आसपास हो क्या रहा है, वो सही हम्म। चॉइस, सही डिसीजन लेने की कम से कम कोशिश तो करे, क्योंकि हमारे हाथ में कोशिश करना है। तो ठीक मैं है। 3-4 वेरिएबल्स की बात करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें बेहतरीन तरीके से, और जिन्हें हम सही हम्म। करके, मॉडरेट करके कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला हम्म। आपने कहा, क्योंकि इंडिया के यूथ की बात करेंगे, बाहर की हम बाद में करेंगे। तो ठीक है। अगर मैं देखूं, एक टर्म अंकित भाई आपने भी देखी होगी, बार बार हमारे एनालिसिस में आती है इकोनॉमिक वाले, डेमोग्राफी डिविडेंड, कि हाँ। भारत की जो पॉपुलेशन है 18 से 35 वाली बड़ी ज्यादा है, और तो बड़ा फायदा होगा भारत को, आगे होगा पीछे होगा। वो बात ठीक है, फायदा होगा, क्योंकि यूथफुल जो एज है उसमें एनर्जी हमारे पास रहती है, इनोवेशन की इंपॉर्टेंस है, इनोवेशन की जो हमारी चाहत है वो ज्यादा होती है, नई चीजें हम देखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो सब ठीक हम्म। है। पर वो डिविडेंड हमें तभी मिलेगा तब हम अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। डिविडेंड कब मिलता बिल्कुल। है? जब अपने मनी को हम सही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तभी हमें डिविडेंड मिलता है। तो सेम यहाँ भी, सही। अगर हम अपनी टाइम को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डिविडेंड जरूर मिलेगा। हम्म। पहला जो मैं मानता हूँ कि पर्सनल मैं भी देखता हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कॉन्शियसली बी अ नॉन हम्म। कन्फर्मिस्ट। आप ट्राई ये करो कि जो सब हम्म। भेड़ की चाल चल रहे हैं, आप उसे समझो हम्म। पहले तो कि यार ये भेड़ की चाल है, और आप कुछ उससे हम्म। अलग करने की कोशिश करो।
ठीक मैं है, कह रहा हूँ फेल होंगे, आप फेल हो जाओ। मैं ये मानता, ठीक एक है, लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बी ओरिजिनल एटलीस्ट फेल डिफरेंटली इन लाइफ। ठीक है। आप फेल हो जाओ पर ओरिजिनल तो रहो, फीलिंग में तो ओरिजिनल रहो कम से कम। जीत में अगर हुँ, आप मान लो आप किसी दूसरे के पाथ पे चल के जीत गए, वो आपकी जीत तो हुँ, कम है, दूसरे की जीत है ज्यादा। आप पहले तो, सही, सही। पहला पॉइंट ये है नॉन कन्फर्मिस्ट। आप देखो कि आपकी सोसाइटी में और ये ऐसे नहीं करना कि आपको नॉन कन्फर्मिस्ट हर जगह ही होना है कि बस हुँ, फॉर द सेक ऑफ इट, डोंट डू फॉर द सेक ऑफ इट, डू ठीक आफ्टर है, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली थिंकिंग और टेकिंग ऑल द स्टेप्स। ठीक है। तो आप देखो कि कंटेंट वाला लोग, मान लो 10 लोग हैं, आप देखोगे कि 10 के 10 एक चीज ही देख रहे हैं। अरे भाई तूने देखा हुँ, समय रैना का वो चल रहा है, हाँ, एजु किसी से पूछो एंटरटेनमेंट के नाम पे, वो समय रैना या गिने चुने लोग होते हैं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है कि भाई यही चल रहा है हाँ, एंटरटेनमेंट। क्या सही आप कुछ बात है। ऐसा नाम बता सकते हो, ऐसा कंटेंट बता सकते हो कि जो उनसे अलग हो और उनसे अच्छा भी हो? मैं स्टैंड हाँ, अप की बात करता हूँ, स्टैंड अप में लोग देखते हैं इधर की बातें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, डग स्टैनहोप है, बहुत अच्छे हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है। और बिल बर है, किसी को नहीं पता होता क्योंकि वे देखते नहीं है। इनका जो हुँ, आसपास के लोग हैं वे गिने चुने कंटेंट देखते हैं और उसमें वो पूरा हुँ, राइल अप हो जाते हैं, टाइम अपना कर देते हैं खत्म। आप वही बिल्कुल। कुछ रिसर्च। दूसरी बात, जब आपने देख लिया कि आप वो काम नहीं करना चाहते जो सब लोग कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हुँ, सब लोग कर रहे हैं वो गलत भी होता है, उसमें ना तो इनोवेशन है ना कुछ नया है। दूसरा ठीक है। चीज जो आप कर सकते हो, वो आप देखो कि कैसे जब आप दूसरा आप नया काम करोगे कैसे वो दूसरों तक पहुंचा सकते हो। जैसे हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हम भी बैठ के अद्वैत की जगह कोई अच्छा मजाक भी कर सकते थे कि चलो अंकित हाँ, भाई अद्वैत की क्या बात कर रहे हो आप, एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, मीम बना लेते हैं। हुँ, वो ठीक है थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, पर उससे किसी का फायदा तो नहीं है, ना हमारा फायदा है नहीं, ना किसी नहीं। सुनने वाले का फायदा है। ठीक है, हुँ, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह में, इना विश कि यार इससे हमें कुछ अच्छा मिले पर्सनल लेवल पे भी, और एक हुँ, सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने कुछ अच्छा दिया, अच्छा करा। सही, सही। तो वो जो सेंस है राइट एंड रॉन्ग का, क्योंकि एक इंकलिंग रहती है, मैं मान सकता हूँ कि पूरा पूरा सच कभी नहीं पता, मुझे शायद चलेगा भी नहीं पूरा सच पता, पर हुँ, इंकलिंग तो रहती है ना। आपको पता रहता है हुँ, कि ये काम मैं करूंगा, ये फायदेमंद है मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी, पर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यार लोग क्या सोचेंगे। सही। मेरी मेरा खूब ही मेरे अंदर खूब ही डर रहता था, बोलने का हुँ, भी डर रहता था कई बार, क्योंकि स्कूलिंग मेरी बड़ी ही कन्वेंशनल रही है और बड़ी ही वन वे रही है। कभी हुँ, मैंने सोचा हुँ, नहीं कि मैं दूसरा वे देखूंगा या हुँ, दूसरी चीजें पढ़ने की ट्राई करूंगा। बड़ी हुँ, कन्वेंशनल लाइफ रही है और मुझे बिल्कुल वो उसमें पसंद नहीं आया ना मजा आया। तो मैं चाहता हूँ हुँ, उस कुकून से बाहर निकलना। तो दूसरी बात, अपने ठीक है। कुकून से बाहर निकलो, हुँ, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप रहोगे बंद करके तो कोई फायदा नहीं है। 140 हुँ, करोड़ लोग हैं, वही हुँ, सेम लाइफ जी रहे, सेम चॉइसेस, अगर सेम चॉइसेस हुँ, होंगी सर हमारी, तो सेम ही हुँ, मेरे डिसीजंस होंगे। जॉब में सेम। सही, अब सही। आपको पता है कोई कंपनी आती है, वो हुँ, सिर्फ पैसा ज्यादा दे, सबकी ड्रीम कंपनी बन जाती है। ये कैसे हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साथ सबकी ड्रीम कंपनी सेम कैसे हो गई? ऐसा तो हो नहीं हुँ, सकता। तो वही बात हुँ, है, आप नॉन कन्फर्मिस्ट रहो, अपने कुकून से बाहर निकलो। और मैं मानता हुँ, हूँ ये मत सोचो कि क्या होगा, अच्छा गलत कुछ भी होगा, कुछ तो नया होगा। मैं हुँ, ये मानता हूँ सही, द नीड फॉर doing something new in your life should outweigh all the fears and all the distractions that you have in your life. सही है बिल्कुल। बस ये दो स्टेप्स मैं मानता हूँ बड़े ही इनिशियल हैं, और ये हो जाएंगे इसके हुँ, बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ इनपुट्स दें इस पे कि आज का यूथ कैसे मतलब अपने आप को एक मतलब पर्सनल लेवल पे कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल स्थिति में है हमारे समाज पूरा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया के यूथ की बात करूँ, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ना संगति की बात करी, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी उसकी बात करी थी। बार-बार आई थिंक इट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम क्या कंज़्यूम कर रहे हैं अभी, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से इस डिजिटल वर्ल्ड में और खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, हम देख रहे हैं, आपने लास्ट टाइम अभी स्पेसएक्स की भी बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में। हम वैसे भी देख रहे हैं, अभी टेक स्पॉट्स हैं, अभी रिसेंटली ऑप्टिमस रिलीज़ किया है टेस्ला ने, जिसमें कि जो वो रोबोट है वो आपके घर के सारे काम कर देगा, ठीक है? हम्म, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का जो इनिशियल पर्पस था, वो हम्म, इंसान को और ज़्यादा फ्री बनाना, ठीक है? हमने सही। मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इसलिए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहा, ताकि हम लोग एज़ ह्यूमन बीइंग्स और फ्री हो सकें और हम्म, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए हम टाइम कार्व आउट कर सकें। ये इनिशियल एब्सोल्युटली। पर्पस था हमारा, ठीक है? जी बिल्कुल। तो हम्म,
अभी जब हम ये कहते हैं, जैसे हम अभी 23-24 साल के हैं, तो यहाँ पे ना एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बज़वर्ड है अभी इस एज में, वो रहता है जॉब या नौकरी। जॉब, ये नौकरी। ये एक ऐसा बज़वर्ड है जो कि मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में भी चल रहा है, अभी बात करते हुए भी आपके दिमाग में भी चल रहा है, सबके दिमाग में ये चलता रहता है, ठीक है? Obviously, तो इसमें मतलब कहने का मतलब यही आ गया कि हम नौकरी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये काम है, कर्म, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखा जाए तो मैं बहुत बड़ा चंक अपनी लाइफ का डिटरमाइन कर लूँगा उस चीज़ से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। यानी जो भी मैं काम नौकरी करना। करता हूँ या काम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, ये इट विल ऑक्यूपाई मच ग्रेटर स्पेस इन माय लाइफ एज़ कंपेयर टू एनी अदर थिंग अभी इस एज में, ठीक है? आई एम हेल्दी, मैं अभी मेरे पे ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मेरा जो सबसे पहला ध्यान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं क्या काम करता हूँ, फर्स्ट थिंग, ठीक है? चाहे वो जॉब है, अगर मैं जॉब में भी आगे जाने की सोचता हूँ तो वो जॉब भी जैसे आपने भी इकिगाई पढ़ी होगी, इकिगाई फिलॉसफी से मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे अवेयर। तो इकिगाई फिलॉसफी भी यही कहती है कि जो जो काम आपको जो काम सबसे बढ़िया है, वो उसमें 2 चीज़ें तो पक्का होती हैं। पहला, वो काम आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हटाता है, फर्स्ट थिंग। आपके फ़ियर, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपको कंटेंट रखता है अंदर से, इन शॉर्ट। दूसरा काम दूसरी चीज़ उस काम की या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं उस काम का, वो ये है कि वो समाज के किसी न किसी रूप में समाज के काम आता है। तो अगर मैं ये पूछूँ कि इस टाइम पे भारत के यूथ को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे फ़ोकस करने की अगर ज़रूरत है, सो इट शुड बी नथिंग बट ओनली एंड ओनली हिज फील्ड ऑफ वर्क, या जो भी वो काम करता है, पहली चीज़ उसको अंदर से वो काम संतुष्टि दे और दूसरी वो समाज का भला करे। हम इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारी बात भी हुई थी इस पॉडकास्ट से पहले, तो हमने यही इन्हीं 2 चीज़ों पे डिस्कशन किया था कि मेरे ख्याल से हम कोई सा भी काम उठाएँ, हम कोई सा भी जॉब उठाएँ, क्योंकि देखो काम मेरे ख्याल से आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब वर्क इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज़ लाइफ इटसेल्फ। into life, तो yes. मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी जॉब बेकार चल रही है, लेकिन बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ये एक बाकी सब बढ़िया। इंडिस्पेंसेबल फैक्टर है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब मैं पर्सनल लेवल पे भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर इफ आई हैव नॉट हैड अ गुड डे एट जॉब टुडे, देन ओवरऑल आई हैड अ बैड डे, ऐसा है। तो मैं इसे एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट की तरह देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो चुनाव या फिर एक सही डायरेक्शन में जाने का रास्ता है वो यही है कि सबसे पहले हम सही कर्म का चुनाव करें। मैं बात की बात नहीं करना चाहता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टनर या क्या है, आगे क्या शादी है, ये हुआ, मैं कोई मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। और लेकिन मुझे लगता है कि जो नंबर 1 चीज़ आपके लाइफ़ में है, वो होनी चाहिए कर्म, आपका काम कैसा है? अगर आपका काम बढ़िया है, आपका काम आपको संतुष्टि देता है, आपके भय को काटता है और समाज के वो काम भी आ पाता है, तो मेरे हिसाब से यू हैव सॉल्व्ड 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। Obviously. बाकी बची-कुची 1% चीज़ें आप मैनेज कर लोगे और वो मेरे ख्याल से कभी खत्म होंगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि प्लेन ग्राफ किसी को अच्छा नहीं लगता। ग्राफ में थोड़ा-सी ऊपर-नीचे रहने चाहिए और वही चीज़ मेरे ख्याल से सीखने पे मजबूर करता है एक इंसान को। तो मतलब फॉर मी द ओनली मैसेज वुड बी कि एक सही कर्म का चुनाव किया जाए और अगर वो कर्म सही होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको रुक के काम करने का मन भी करेगा और आप कंप्लेन करना भी कम कर पाओगे। तो टू हैव अ राइट चॉइस एंड हैव अ राइट डायरेक्शन, माय ओनली मैसेज इज हैव द राइट वर्क और डू द राइट वर्क। तो ये है मेरा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करी काम की, कि जैसे मैंने 2 पॉइंट उठाए, वो अपने खून से आउट होने वाले और नॉन कन्फर्मिस्ट वाले, तो उससे बिल्कुल रिलेट आपने करके कि काम सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि आपने सही बताया कि आप किसी जगह पे 24 घंटे में से अपने 8-10 घंटे मिनिमम दोगे, उसके अलावा आपके बाकी जो टाइम बचेगा, जो आपका मतलब सोते वाला टाइम नहीं, सोना भी आपको ज़रूरी है दिन में कुछ घंटे, वो जागने वाला टाइम बाकी भी जॉब की टेंशन में या फिर जॉब का ये सही काम, गलत काम, वहाँ पे ऑफिस में ये चल रहा था तो मेरे पे क्या ऑफिस का फ़र्क पड़ेगा, तो पूरा ही लाइफ को आपको कंज्यूम कर देगा आपकी जो जॉब है।
तो कई बार, और जितने भी आप रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, इसमें जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है लोगों का, या फिर उनकी लाइफ के और डिसीजंस में उन्हें दिक्कत लगती है, वो कई बार उनकी जॉब से रिलेटेड होती है, कि ऐसी जॉब पकड़ ली है ड्यू टू वेरियस रीजंस की हम बात करेंगे, कि उसमें नहीं मजा है पर कर रहे हैं, क्योंकि अब सही बात है, आपने खर्चे खड़े कर लिए, आपने बोला था कि लाइबिलिटी मेरे पास नहीं है अभी, पर फॉर एग्जांपल यही बात अगर मैं आपने नहीं करी होती और 10 साल बाद आपने अपने मेजर डिसीजन ले लिए होते, तो उस समय आप ये सोचते तो बड़ा ही मुश्किल होता आपके लिए भी मुश्किल होता, रुकना, सही बात। क्योंकि वो जो मोमेंटम, एक बार आपके बच्चे, मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव किड्स नाउ, यू हैव वाइफ, यू हैव 100 मोर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लाइफ ऑल्सो, राइट, अनदर लाइफ और लाइफ्स। तो अब आपके पास चॉइसेस आपकी कम हो जाएंगी, चॉइसेस राइट, आपकी कम होती रहेंगी, नैरो नैरो होती रहेंगी, और आपके पास शायद अब पीछे मुड़ के देखने का कोई समय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वो 23-24 साल वाला जो है उसके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चॉइसेस लेने से पहले थोड़ा सोचना, रुकना, ठहरना और देखना कि क्या वो कर रहा है। और मैं इसमें एक चीज और मानता हूँ, आपने काम की बात करी, तो काम से ही रिलेटेड एक बड़ा टॉपिक है, और आपने अभी देखा भी था खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में, जो ईवाई में वो जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी, बिल्कुल, हाँ, तो जो जो ये फेटिसाइजेशन है, ये फेटिस ही है, प्योर फेटिस है हसल कल्चर की। इस पे अगर 5-10 मिनट हम बात करना चाहूंगा कि यार ये जो, एक मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहूंगा, पर एक बहुत ही ठीक है, फेमस इकोनॉमिस्ट हुए जॉन जॉन मेनार्ड कीन्स, मतलब ही इज हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन हु हैव अंडरस्टैंड द की टू इकोनॉमिक्स एंड हाउ टू डू थिंग्स। तो उन्होंने 1930 में एक से लिखा था 1930 में कि what title was something like what would the world look like in 2030, or what would my grandchildren would be doing in that span। ठीक है, और 2030 कितना, मतलब पास ही है हमारे, 4-5 साल, 5 साल बचे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, उन्होंने उसमें वे लिखा था जो आपने बात करी, बिल्कुल सेम, कि जैसी टेक्नोलॉजिकल पेस चल रहा है, तो 2030 तक क्या होगा कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी और लोगों के पास एम्पल फ्री टाइम बचेगा, लेजर टाइम बचेगा, और उसमें क्या करेंगे लोग कि उस टाइम का यूज करेंगे कुछ हायर वोकेशन के लिए। मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि मैं ना कभी मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा, आर्ट में अपना टाइम दूंगा, तो मैं चलो मेरे पास कोई मशीन ने मेरा सारा काम कर दिया, नाउ आई कैन डिवोट माई टाइम एंड लाइफ टू मेकिंग आर्ट, राइटिंग लिटरेचर, रीडिंग दिस पोएट्री, ट्राइंग माई हैंड एड गार्डनिंग, or any work that is creative। और पूरा उल्टा हो गया। He was a very intelligent man. He predicted the 1930 depression in America. He predicted the thing at the stock market also. He made a lot of money out of the stock market crash also. So he was a very intelligent person. And he predicted, and his prediction got so wrong, not because there was any wrong in his saying that technological advancement would be there, but one variable that I think he missed is the sheer stupidity of human being। वो बड़ी एंडलेस है, वो वैसे उन्हें पता होगा, पर शायद उसमें देखा नहीं कि आपको मैं फ्री टाइम दूंगा ना, तो आप उसमें अपनी वृत्तियों के साथ ही करें वो काम जो आप उससे करते थे, आप उसे कुछ अच्छे काम के नहीं लगाओगे जब तक आपको डायरेक्शन नहीं देगा कोई आदमी आके, वो डायरेक्शन मिलेगी संगति से वापिस उस पर आगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो फेटिसाइजेशन की बात है कि हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, सही बात है, पर ये तो ओवरवर्क से लोग मर जा रहे हैं, ओवरवर्क से इतना काम दे दिया 12 13 घंटे लग के, और मुझे समझ नहीं आता क्यों यार, रोटी दो ही खानी है आपको, इतनी भी जो आपने जो लाखों रुपए की आपने ईएमआई चढ़ा ली अपने ऊपर, उससे अगर आप मर जा रहे हो, यू आर वर्किंग लिटरली वर्किंग टू दैट, तो फिर फायदा क्या है, इस काम का ही फायदा क्या है और जिंदगी का फायदा क्या है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो फेटिसाइजेशन है ये कैसे रुकेगा, और मतलब ये तो बड़ा, मतलब लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू ओवरवर्क एंड ड्यू टू वर्क प्रेशर इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है कि ये तो किसी काम की वजह से, वो भी काम क्यों, उसमें से आपको जो नौकरी वैसे मिलते ठीक है, उसका मेजर चंक जाता है ऊपर सीईओ के पास जो अपना उसे क्योंकि लंदन में एक और फ्लैट चाहिए या उसे प्राइवेट जेट खरीदना था, उसके लिए आप खट रहे हो जीवन में कि यार चलो आज 2 घंटे ओवर टाइम कर लेता हूँ, मेरा बढ़ जाएगा पैसा। आपको क्या लगता है इस बारे में? बड़ा ही मतलब ये टॉपिक है। देखो मैं बहुत मतलब डीपली रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी बिग 4 के बैकग्राउंड से आता हूँ। जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जैसे आपने ईवाई की बात करी तो मैं भी 2 बिग 4 में काम कर चुका हूँ, और मैं मतलब इस चीज से टोटली एग्री करता हूँ कि टॉक्सिसिटी को सिर्फ प्रमोट ही नहीं किया जाता, मतलब प्रमोशन भी एक छोटा वर्ड है, उसको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, हाँ, एज ए वर्च्यू देखा जाता है और रिवॉर्ड किया जाता है। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि टॉक्सिसिटी
the amount of toxicity is directly proportional to the amount of success you will have in पेचेक those kind of paycheck और सक्सेस, मतलब वही पे, उन लोगों के लिए सक्सेस वही पेचेक ही हो गया। तो पेचेक ही पेचेक और सक्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ टॉक्सिक वर्क एथिक या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसका। अब इसमें ये है ना, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और उससे मुझे जो मैंने सीखा वो ये होता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाती है, मतलब मैं इसमें मतलब ये नहीं बोलूंगा, जैसे आपने कहा कि जैसे ना हम जैसे थर्ड पर्सन से देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो कोई क्विट तो कर देगा, जैसे किस पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है, तो शी शुड हैव क्विट, है ना, रिजाइन कर देना चाहिए था या फिर बाहर आ जाना चाहिए था। किसी का मैं बारह जी ये मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपके लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, आप रिजाइन करने का सोचोगे भी ना तो आप गिल्ट में आ जाओगे, आपको ये लगेगा कि यार मैं मतलब आई एम डिचिंग देम, या फिर मैं चीट कर रहा हूँ इन पे, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या ही हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बहुत सारी, आप कोई दूसरी ज्वाइन कर लोगे, यही तो होगा ज्यादा ज्यादा। यही तो होगा लेकिन दादा, उस सही बात है। पर्टिकुलर बबल के अंदर जब आप होते हो ना, तो मेरे हिसाब से एक ऐसी फीलिंग होती है कि यार मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, और ऐसे करके तो वो लोग, क्योंकि देखो वो पार्टनर लेवल की पोजीशन पे या डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे तब पहुंचे हैं जब दे, और आप उनके लिए पहला केस नहीं हो, वो आपके लिए पहला पार्टनर हो सकता है, लेकिन आप उनके लिए यू आर मेनी ऑफ हिज एम्प्लॉइज, ही Many of his हैज employees. सीन, मतलब हंड्रेड्स ऑफ यू क्राइंग लाइक दिस, ठीक है। और अभी जो इतना शोर मचा ईवाई वाली बात पे, ये तो मैं बोलूंगा कि एक चीज, मतलब ऐसी डेथ हुई है इसलिए ये चीज सामने आई है, और ये हम इसको मोलेस्टेशन भी कह रहे हैं, हम इसको अटैक भी कह रहे हैं, हम बहुत सारे नाम दे रहे हैं इस इंसिडेंट को। अगर मैं आपको अनमोल बताऊं ना, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी मोलेस्टेशन पर डे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में थाउजेंड्स ऑफ केसेस में हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ केसेस, और उनमें से Mind जरूरी numbing. नहीं है ना कि आप लोग डेथ, मतलब कोई एक इंडिविजुअल डेथ तक ही ड्रैग किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो वही बात है, अगर मरेगा तभी तभी जागोगे क्या? सही बात है। एग्जैक्टली आप किसी की क्रिएटिविटी इनहिबिट करते हो, आप किसी की मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके टाइम की, आप उसको कट करके यू आर स्टिकिंग अ पर्सन टू वन इंडिविजुअल थिंग, आप उसको रोक रहे हो वहां पे। इज दिस डेथ और नॉट, ये क्वेश्चन होना चाहिए। डेथ खाली बॉडी बिल्कुल, की थोड़ी देखी जाएगी कि कोई बॉडी चली सही गई बात है, तो मैं सही बात बोलूंगा है, कि सही डेथ हो गई, तो ये गलत हो है, गया। what about the death of the intellect, या फिर what about the सही death बात है, of a conscious thinking process that that person used to have at one time, but because of the guilt that you have put in him or her, आप अब ये मैं कैसे नहीं बोल सकता कि दिस इज ऑल्सो डेथ, ये या नहीं, दिस इज नॉट डेथ, मैं कैसे नहीं बोलूंगा ये मतलब ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया ना कि when somebody is being carried with his or her dead body, तब हम ये बोलेंगे कि यार ये तो he or she is responsible for death, या फिर इस कंपनी की वजह से डेथ हो गई। बट जो इतने साल से दी, आपने आपने माइंड नंबिंग वर्ड यूज किया, मैं वही यूज करता हूँ, तो इतने साल से जो माइंड नंबिंग कल्चर है, तो इज दिस नॉट डेथ, ये भी एक डेथ ही है ना। लेकिन वही है, हम शरीर देख रहे हैं तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे, थोड़ा और घुसेंगे इन प्रैक्टिसेस में, अंदर जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसी माइंड नंबिंग एक्टिविटीज और माइंड नंबिंग कल्चर को बहुत अच्छा माना जाता है। ये बोलते हैं कि ये तो दिस इज रियली गुड फॉर योर ग्रोथ। मेरे एक मैनेजर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो ये कहते थे कि जैसे उनको किसी ने बता दिया कि 10 घंटे काम किया है, किसी बंदे ने हमारी टीम में, उसने बोला कि मैं 10 घंटे काम कर रहा था, तो वो उनके सामने नहीं बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है आप आज करो कंटिन्यू, बाद में मेरे को आके बोलते थे यार ये 10 घंटे क्यों क्यों रो रहा है, ये ऐसे 10 घंटे में क्या हो गया ऐसा, मतलब 10 घंटे में क्या बड़ी बात है, मतलब क्यों रो रहा है 10 घंटे, उनको नहीं पता, बिकॉज फॉर हिम 10 आवर्स इज ऑल्सो लेस। मतलब कैन यू इमेजिन द डिग्री ऑफ हिज माइंड, आप सोचो उनके डिग्री दिमाग की, आप मतलब डिग्री सोचो कि वो किस लैटिट्यूड पे आके बात कर रहे हैं कि इवन 10 आवर्स इज लेस, कि 10 Yes, क्यों रो yes. रहा है भाई, 10 घंटे काम किया तो क्या हो गया, 12 भी क्या कर सकता था, तू 14 भी कर सकता था, ऐसे। हो गया? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं यही बोलूंगा कि हमें, मतलब ये डेथ नहीं, ये मेरे ख्याल से ये बियॉन्ड डेथ की भी बात है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट कर रही है ना, ये आपकी मतलब मैं तो एक ही वर्ड दूंगा, सोल सकिंग ऑर्गेनाइजेशन,
ये बिल्कुल। मतलब दे रॉब यू ऑफ योर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, एंड दे वोंट लीव यू, दे वोंट गिव यू एनी चांस, दे वोंट गिव यू एनी एक्सक्यूज जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे. आई हैव सीन पीपल who have directly traveled from hospital to office. मतलब द पर्सन एक मेरे हमारे टीम में एक मेंबर हुआ करते थे, वो उस टाइम स्टैचुएटरी ऑडिट में थे. तो स्टैचुएटरी ऑडिट बहुत बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है बिजनेस का ना. उसमें वो बुक्स चेक करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं सारे अकाउंट्स की कि समझ गया। तो उसमें एक मैनेजर हुआ करते थे. मतलब आई हैव सीन हिम, आई हैव लिटरली सीन हिम laying in a bed in a hospital and directly traveling from there to the organization's office saying कि आज रिपोर्टिंग है. कैन यू इमेजिन द डिग्री? मतलब और ये कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, कोई देश का काम भी नहीं है. अगर अगर देश का सही काम भी बात होता है। ना जिससे कोई फायदा हो रहा था तो सही समझ बात है जाते कि चलो या देश का कि देश का काम है, वो जरूरी है. डिफेंस कम्युनिकेशन का कुछ सिस्टम है कि यार हाँ इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, आपको करना ही है काम। हाँ, बट इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर हिम, एंड दैट टू बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉई. और अब इस चीज को देख के अगर आप हंसोगे नहीं तो क्या करो. सही बात मतलब है। पीपल हाँ से have are literally being turned into clowns in today's world, and और द over हाँ या बोलो बोलो, आप बोलो, हाँ कंप्लीट करो। हाँ, मतलब वही कि क्लाउन्स में टर्न कर दिया एंड ओवरवर्क्ड. मैं ये बोलूंगा कि जैसे वो एनिमल्स होते हैं जिनको बुली किया जाता है ना, सामान रख के उन पे, पीपल हैव turned into them and they very proudly shine their LinkedIn पे जाके they shine, I've got so and so recognition and this. So तो नहीं, बिल्कुल आपने जो मतलब पूरा समझाया, खासकर पर्सनल एग्जांपल लेके, वो जो भी ये सुनेंगे इस पॉडकास्ट को रिलीज होने के बाद उन्हें लगेगा कि क्या हो रहा है सच में. तो क्योंकि आपने ये बात बताई ना, वो काफी काफी की ड्रीम कंपनी है जो आप बता रहे हो, ये उनकी ड्रीम जॉब है. तो मैंने कहा यार मेरे सपने में तो कभी आया नहीं कि मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ मरते दम तक. मेरे सपने में आज तक आया नहीं, और ये किसी के सपने में नहीं आता, किसी के सपने में नहीं आता कि यार मैं जिंदगी भर काम ही कर रहा हूँ. ऑल दिस वर्क फॉर डू, ये ना कि मच अडू फॉर नथिंग, कि करा क्यों काम, ताकि वो 4-5 जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं कंपनी के, उनकी जेब थोड़ी और मोटी हो जाए, ताकि फिर वो बाकी सारा पैसा फिर से एडवर्टाइजिंग में लगाएं और आपको दिखाएं कि यार मेरी कंपनी बेस्ट है. आप फिर से वो साइकिल चला दो ताकि आपके जैसे और हायर कर पाए. और आए ना, वो भीड़ चाहिए उन्हें. सही बात है. और इतना करने के बाद, इतना आपको पूरा, मैं मानता हूँ आपने मान लो 60 साल तक एक कंपनी में काम करा, फॉर एग्जांपल लेते हैं. उसके बाद आप रिटायर हो गए तो आपके सारे प्रोडक्टिव आवर्स चले गए, पूरे जिंदगी के जो 20 साल थे जहां पे आप शायद कुछ और बेहतर कर सकते थे. उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट दे देंगे, पीएफ वगैरह जो भी है. पर मुझे मतलब सोचो, आपकी इज इट रियली एनफ फॉर द टाइम दैट यू हैव वेस्टेड, or for the undue stress that you have taken on this body? See, this body is a very gentle thing. आपको ही पता है ये. आप जब स्ट्रेस लेते हो ना, तो सिर्फ आपके दिमाग पे या किसी बॉडी के एक सिंगल उस पे नहीं पड़ता फर्क. अब मेडिकल ने बता दिया है कि होल बॉडी सफर ड्यू टू अनड्यू प्रेशर ऑन यू, ऑन डेडलाइंस का प्रेशर है यार, ये काम 15 घंटे काम करना है, सारी चीजें. मतलब ये मुझे आज तक समझ ही नहीं आ रही बात. मैं उस पर पहली वाली बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतना सब कुछ बढ़ गया. कीन्स वाली बात की फ्री टाइम है कहाँ? फ्री टाइम हो ही नहीं रहा. फ्री टाइम होता है नहीं, और सही बुरी बात, चलो मैं मान रहा हूँ आपने 12-13 घंटे करके आप वीकेंड तक कैसे कैसे खींच के लाए, 2 दिन मिले सैटरडे संडे, वे 2 दिन आपको वेस्ट हो गए उन 5 दिन का ट्रॉमा निकालने में. इधर उधर आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया. पार्टी नहीं, कर अगर वो ट्रॉमा निकालने में भी वेस्ट हो रहे होते ना, मैं उसको भी कह देता वो सही था. लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में उन 2 दिनों में भी काम ही हो रहा होता है, वही ऑफिस का. तो अगर घसीट के फ्राइडे के बाद भी अगर कुछ हो रहा होता ना, कुछ और इसके अलावा, तभी मैं ये कहता कि इसको चलो एक्सक्यूज कर दो. इसने मंडे टू फ्राइडे ही हैज लिव्ड हिज वर्स्ट लाइफ, और अभी सैटरडे संडे को आके ही वांट्स टू रिलैक्स. फेयर एनफ, ठीक है. लेकिन सैटरडे संडे भी that person is made to work like he has been made to work from Monday to Friday. तो Monday to Sunday जॉब हो गई. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में people are working from Monday to Sunday, तो and then again on Monday. तो ये जो कल्चर था सैटरडे संडे वाला, पहले ये खत्म हुआ. पीपल जैसे मतलब देयर आर पीपल हु लाइक टू वर्क ऑन सैटरडेज बिकॉज उनको मतलब दे लाइक एन एज, उनको आगे निकलना है.
because they सही know बात। everyone won't be working, everyone would be partying or doing something else, but उनको एज चाहिए, उनको चाहिए कि फ्राइडे के बाद मैं सैटरडे को कुछ एज कर लूं ताकि आई एम रेडी और प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर मंडे। ठीक है, एनफ फॉर मंडे। ये तो पहले धीरे धीरे सैटरडे पे गया, अभी सैटरडे संडे भी इंक्लूड होना। एंड फॉर व्हाट, मैं बताता हूँ फॉर व्हाट। एंड दी सैलरीज ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर वर्किंग दिस हार्ड, मतलब मैं बताता हूँ किसकी इक्वल है, फॉर कोई रैंडम 14-year-old इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कि अपनी डेली डेली व्लॉग जो डेली व्लॉग लाइफ डाल रहा है, I believe he or she will be earning either equal or more than you. मुझे समझ नहीं आ रहा। Point 1, your knowledge is not getting increased. Point 2, consciousness वहीं की वहीं है. Point 3, you're degrading yourself. Point 4, you're not even making that much. अब बताओ इसमें ग्रोथ कहाँ हो रही है? किस चीज की ग्रोथ है? किस चीज की ग्रोथ है? बिल्कुल वही तो, why are you putting the extras? और ऐसी बात नहीं है कि और हम ये सवाल वो नहीं कर रहे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कह रहे हैं, ये तो बड़ा वाजिब सवाल है ना। कोई चल 1-2 दिन में समझ सकता हूँ कि आपने 1-2 दिन कह दिया, कंपनी में कुछ भी काम था, क्लाइंट का कुछ काम था जरूरी, या वो जो भी प्रोसेस ज्यादा था, आपने 2-4 दिन कर लिया, आपने उसे एक प्रोसेस का पार्ट बना दिया कि जो ये हसल कल्चर है, ये अब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है, कभी कभी होगा, इट्स अ प्रोसेस। मतलब आपके लिए लेजर एक्सेप्शन हो गया है कि यार 2 घंटे खाली बैठ गया, बहुत ज्यादा हो गया, आज तो मजा आ गया। क्या बात है, मतलब इसका इलाज बड़ा जरूरी है। और इसका इलाज बिल्कुल सही बात है कि जो आपने एज वाली बात भी करी कि बंदा सैटरडे को भी काम कर रहा था कि एज मिल जाए, ही इज आल्सो बीइंग नॉन कन्फर्मिस्ट बट इन अ नेगेटिव सेंस। नॉन कन्फर्मिस्ट तो है, पर यहाँ पे नेगेटिव सेंस में कि मुझे वहां 2 पॉइंट ज्यादा मिलता है। और मतलब ये सब जो छोटे छोटे ब्राउनी पॉइंट्स हैं, इसे भाई तू छाती पर चिपका के लेके जाएगा इसे अपनी कब्र में, तो ले ले इसे, 2-4 और ले ले। होते थे इजिप्शियन में, पता राजा होते थे, जब मर जाते थे तो अपने गोल्डन, उनका पूरा जो गोल्डन वाला ऑर्नामेंट्स डाल देते हैं, ऑर्नामेंट को कई बार उनके जो वे होते थे नौकर चाकर, वे भी जा रहे हैं उनके साथ दफन होने। तो ये मतलब वो इजिप्शियन बंदा जो था उस नहीं, जो ये आज मॉडर्न बंदा है ना, जो आज जो गुड़गांव में काम कर रहा है, बड़ा ही टैक्स हैवी है, वो सब सारी दुनिया की नॉलेज से है, तो ये जब पीछे देखेगा तो सोचा यार क्या पागल था ये बंदा जो सारे गहने लेके जा रहा था, तो अपनी लाइफ भी देख ले, यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, मे बी इन अ मोर सटल वे। सटल तो है भी नहीं, खैर नोट है सटल, सटलिटी की तो परिभाषा भी उन्हें पता नहीं होगी। तो फिर वही बात है ना कि फायदा क्या है इस चीज का। तो मैं ये मानता हूँ, जो मेरा पर्सनल इसमें ओपिनियन है भाई अंकित भाई, बस 1 मिनट, कि समटाइम्स वी एज द मोस्ट एडवांस पीपल सी एट द, जो पिछले हमारे लोग थे, जनरेशन थे, उन्हें देखते हैं यार उन्हें तो कुछ नहीं पता था, वे तो बड़े हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। पर मैं ये मानता हूँ कई वे में वे आपसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने कभी काम का इतना फेटिसाइजेशन नहीं करा, इस लेवल पर तो कभी नहीं करा कि उन्हें मरना पड़े। और ये सब जब हो रहा था, जब दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशंस वर देयर, वर्ल्ड वॉर्स, ऑल द, मतलब सबसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो खाने की कमी थी, हर चीज की कमी, डेस्पोटिज्म था, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं था, नॉलेज के लेने की जगह ही बहुत कम थी। तब भी उन लोगों ने ये काम नहीं करे जो हम आज कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। तो हम तो डबली, मतलब अब क्या बोले, हम तो डबल उसमें हैं, गर्त में। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम ना जैसे सेकंड पार्ट पे हमने अभी शिफ्ट किया, हमने सबसे पहले चॉइसेस की बात करी। ठीक है, हमने चॉइसेस में कॉन्शियसनेस के साथ बात करी कि कैसे चेतना और चुनाव एक साथ जुड़े हों, मतलब एक तरीके से चुनाव ही चेतना डिटरमाइन करता है। उसके बाद हमने वर्क की तरफ हमने थोड़ा लाइट डाला कि वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, सही काम की क्या इंपॉर्टेंस है, गलत काम से हमने देखे कैसे रेपरकशंस आ रहे हैं दुनिया में, और सही कर्म करना ही मेरे हिसाब से इस टाइम पे सबका टारगेट होना चाहिए। इस पॉडकास्ट के लास्ट टॉपिक पे आना चाहूंगा, जो कि है सही कर्म, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म, जो कि श्रीमद् भागवत गीता से निकल के आता है। और मैं पहले एक बार थोड़ा परिभाषित कर देता हूँ इस चीज को, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो मेरी परिभाषा है या जो मेरी इंटरप्रिटेशन है निष्काम कर्म की, वो ये है कि जैसे मैंने अभी पहले एक लाइन रखी थी कि जो भी कर्म आपकी इनसिक्योरिटीज काटता है, ठीक है, वो एक सही कर्म माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो निष्काम कर्म, जो ये अपने आप में जो ये एक वर्ड है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगा इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया गया आज की सोसाइटी में। हम देखते हैं कृष्ण के कोट्स यूज किए जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि जिसमें पूरे ऐसे लिखा होता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हम देखते हैं मूवीज में भी श्री कृष्ण के ये डायलॉग्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग
अभी तक मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग, और वो बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं या फिर ना भी कहते हो, मेरे हिसाब से उनको अभी तक निष्काम कर्म का सही मतलब नहीं पता है। तो निष्काम कर्म का जो जो मैं ये कहूंगा जो जनरल मीनिंग है, जो कि लोगों में फेमस है, वो ये है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ये निष्काम हो जाना होता है। लेकिन हम इसमें पहली चीज ही मिस आउट कर जाते हैं, कर्म करो बस। अब हमें यही रुक जाना चाहिए, बस अभी आगे बात नहीं करेंगे, कर्म करो पे रुकते हैं। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन उठता है कर्म करो, लेकिन वो कर्म क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन हमें ये जानना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं निष्काम कर्म, तो निष्काम मतलब, निष्काम का मतलब होता है बिना किसी इच्छा या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर्म करना, इसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। तो जब हम ये कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो, जो कि एक सूत्र है जो कि निष्काम कर्म से निकल के आता है, तो इसमें हम फल की चिंता को बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं कर्म करो पे। तो इसमें जब मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में ही है वो, तो उससे मेरी बात हो रही थी इसी टॉपिक पे, तो मैंने उससे पूछा था, मतलब उसने मुझे ये परिभाषा बताई, मैंने उससे पूछा था कि तेरी परिभाषा क्या है, तो उसने मुझे ये परिभाषा बताई कि यार मेरे हिसाब से तो ये होता है कि मैं कोई भी चीज पे काम करूं, लेकिन मैं सोचूं नहीं उसके, मतलब मेरा टारगेट तो रखूं कि मेरे को बेस्ट देना है, नहीं मैं सोचूं नहीं कि इसका आउटपुट मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसको ये बोला, अगर यही चीज, और लकीली हम उस टाइम पे एक बुचर की शॉप के आगे खड़े हुए थे, मतलब पास पास थ्रू कर रहे थे और बुचर की शॉप थी, तो मैंने बोला यार यहाँ पे अंदर एक बुचर बैठा है और ये भी अपना कर्म तो कर ही रहा है, ये भी पैसे के लिए कर रहा है। अब ये तो आउटकम की चिंता नहीं कर रहा, इसको कोई आउटकम की चिंता नहीं, इसको इसके पैसे मिल जाते हैं और ये कर्म भी कर रहा है, तो मैं इसको निष्काम कर्मी कह सकता हूँ क्या? तो उसने बोला कि उसने बोला नहीं ये तो नहीं है। तो मैंने बोला पर तेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि कर्म तो ये भी कर रहा है और फल की से भी कोई ऐसी चिंता नहीं है, ये तो अपना बढ़िया बकरा काट रहा है या मुर्गा काट रहा है, जो भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से निष्काम कर्म से हमें ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि सही कर्म क्या है। मैं कर्म तो करूंगा और फल की चिंता भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं कर्म ही गलत कर रहा हूँ तो वहां बात खत्म हो गई। अब वो निष्काम कर्म नहीं है, अब वो बेवकूफी है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सही कर्म क्या होता है, ठीक है। और सही कर्म मेरे हिसाब से होता है, पहली चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, आपका जो डर और आपकी इनसिक्योरिटीज को कम करे, वो सही कर्म। दूसरा, वो समाज के काम आ सके। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको निष्काम होने पे मजबूर कर देंगी, ऐसा नहीं है कि आपको बनाएंगी, ये मजबूर कर देंगी। क्योंकि आपको जब एक बार पता चल गया कि ये एक ऐसा काम है जो कि इस टाइम पे करा जाना जरूरी है, और इसमें जैसे हम जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो भागवत गीता में 3 तरीके के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म होता है जो आदमी मजबूरी में करता है, जैसे अभी हमने कॉर्पोरेट कल्चर डिस्कस किया, ये पहली श्रेणी है। जो आदमी ये मजबूरी में कर रहा है या पीयर प्रेशर में कर रहा है या कल्चर प्रेशर में कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये करना बढ़िया है तो वो कर रहा है, ठीक है। ये होते हैं पहले लोग जो कि मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनको अपना पेट भरना है। दूसरी कैटेगरी होती है पीपल हु डू व्हाट दे लव। जैसे कोई, किसी को पता है मैं गाना अच्छा बजाता हूँ तो वो गाना बजा रहा है, किसी को पता है मैं डांस अच्छा करता हूँ तो वो डांस उसको प्रोफेशन बना लिया। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने दूसरी श्रेणी वाले लोगों को पहली श्रेणी से ऊपर बताया, क्योंकि दूसरी श्रेणी वाले लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जो पसंद करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, वो कर रहे हैं। तो पहली श्रेणी से अच्छे हैं हम। तो पहली श्रेणी होगी मजबूरी, दूसरी श्रेणी होगी प्रेम, तीसरी श्रेणी जो होती है वो है निष्काम। अब यहाँ पे मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं मजबूर हूं ये करने के लिए, ना मैं ये काम इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को जरूरी है, इससे प्रेमी है। मैं ये काम इसलिए करूंगा क्योंकि ये काम करना जरूरी है, ठीक है। तो भागवत गीता में इस तीसरी श्रेणी को सबसे उच्चतम स्थान दिया गया है, सबसे ऊंचा बताया गया है कि इसमें, और कमाल की बात यह है इस श्रेणी में प्रेम अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये काम करना है, जरूरी है, आप यू कैन नॉट बैक ऑफ। तो प्रेम इसमें आ गया क्योंकि आप जुड़े रहोगे इससे। और अगर प्रेम आ गया तो आप ये बोल सकते हो कि मजबूरी भी आ गई कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छे सेंस में। ये वो वाली मजबूरी नहीं है कि मैं इसमें खुद को ही मजबूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई आग, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात कर दी, आग लगी है, तो ये मैं खुद को मजबूर करूंगा कि भाई आग लगी है, ये बुझानी है, ये जरूरी है। मुझे नहीं पता ये बुझेगी कि नहीं बुझेगी। अब जब मैंने बोल दिया कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, अब मैं हो गया निष्काम, क्योंकि मुझे मेरे रोल के बारे में पता है। भैया मेरा रोल है कि मैं एक पानी का होज लेके आऊंगा, और अभी तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में कमरे की आग की बात करी थी, हो सकता है कमरे की आग बुझ भी जाए, लेकिन अगर आग पूरे जंगल में है तब आपको नहीं पता कि आप वो अकेले बुझा पाओगे नहीं बुझा पाओगे, लेकिन फिर भी आप जाओगे उसके अंदर, क्योंकि उस जंगल के अंदर जानवर भी रह रहे हैं, उस जंगल के अंदर आपके जान पहचान वाले भी रह रहे हैं, आपके प्रेमी भी रह रहे हैं, आपके पसंदीदा लोग भी रह रहे हैं। तो आपको आग तो बुझानी है ही, लेकिन विदाउट अ गारंटी कि वो आग बुझ सकती है कि नहीं बुझ सकती है।
जब भी आप ऐसा कर्म उठाते हो या ऐसे काम में उतरते हो, आपकी जो एक लालसा होती है ना, एक कांस्टेंट अंदर रहता है कि यार मैं इसको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि द थिंग यू आर प्लेइंग विद इज टू बिग। आप इतने एक जो आप काम करना चाह रहे हो, जो आप कर्म करना चाह रहे हो, वो इतना बड़ा है कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता कि ये खत्म होगा, इसके बाद क्या होगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पता है ये हो ही नहीं सकता। मैं जब तक हूं ये खत्म नहीं हो सकता, या इसको खत्म करने में मेरे अंदर जो बैठा है, जो ईगो है मेरी, वो डिमिनिश हो जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं हो सकता। तो ये मेरे हिसाब से एक सही निष्काम कर्म की डेफिनेशन है। एक ऐसा काम जो आपका अहंकार काटे, और दूसरा वाकई में वो करना बहुत जरूरी हो। तब आप सही मायने में कह सकते हो कि ये काम मैंने निष्काम भाव से किया है, मुझे कोई इच्छा नहीं थी इसके रिटर्न में कुछ भी, ये काम करना जरूरी था, इससे मुझे प्रेम था, इससे प्यार था, इसलिए मैं इसमें उतरा। अब आप बताइए। बिल्कुल। तो आपने एक मतलब बहुत ही अच्छी परिभाषा दी कि सुनने वालों को काफी क्लियर हो जाएगा कि निष्काम कर्म सच में होता क्या है। आपने बता दिया कि जो आजकल चल रहा है खासकर इंस्टाग्राम पे, हर जगह मतलब कुछ भी कोट, अपना ही कोट कुछ लिख देंगे, श्री कृष्ण भगवान का फोटो लगा देंगे या कुछ हाँ। कुछ भी डाल देंगे, कुछ बैकग्राउंड में डाल देंगे कि ये तो गीता में लिखा है, कुछ भी। तो सबसे पहले तो यही बात है कि हमें ये पता हो कि गीता में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और निष्काम कर्म को लेकर जो मिथ्स हैं, जो आपने बिल्कुल सही बताया कि यार बुचर भी तो काट रहा है, वो भी निष्काम कर्म है क्या फिर? हाँ। निष्काम कर्म तो नहीं है बिल्कुल भी वो। तो आपने हम्म। बिल्कुल सही बताया कि दूसरा मैं मानता हूँ, आपने बोला कि ये काम खत्म नहीं होगा, पर चाहे मैं इसमें खत्म हो जाऊँ काम करते तो काम जरूरी है। तो इसमें एक चीज हम्म। इनहेरेंट है वो कि काम आपसे बड़ा है, बिल्कुल। आप नहीं हो। आप छोड़, तो हम्म। क्योंकि लाइफ के सारे काम हमारे नीचे है ना, कि यार मैं कुछ भी करूंगा तो मैं उसमें सबसे बड़ा हूँ। हम्म। कि उस हम्म। सेंटेंस में मैं करूंगा ना, मैं, मेरा ईगो बड़ा है सही ना, है। इसलिए मैं काम करूंगा जाके सही। अभी। निष्काम कर्म हम्म। पूरा इसे उल्टा कर देता है कि आप तो कुछ भी नहीं हो, जैसे आप मैं बोलते हो, खैर वो तो अलग ही इल्यूजन है। ये काम हम्म। इतना बड़ा है कि इतना करना जरूरी है, और आप बस हम्म। काम को करो। हम्म। उसके बाद आपके जो आपने परसीव बेनिफिट्स बताए, ये सब बेनिफिट्स ही हैं बिल्कुल, हम्म। कि ईगो आपकी हम्म। कम होगी, और सबसे जरूरी जो आपने बताया इग्नोरेंस और आपकी जो फियर है वो कम हम्म। होगा। ये बिल्कुल आपने सही हम्म। बोला, कम्युनिटी की हेल्प खुद ब खुद हो जाएगी क्योंकि वो काम ऐसा है। हाँ। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि ये तो नीड ऑफ द आवर है। ये क्वेश्चन भी हम्म। नीड ऑफ द आवर है कि निष्काम कर्म होता क्या है, और इसे हम्म। समझकर वो काम करना ये भी नीड ऑफ द आवर है। हम्म। ठीक है, कि एक्टिविटीज पूरी दुनिया में होती रहती हैं, एसोसिएशंस होती रहती हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, चीजें बनती हैं हम्म। बिगड़ती हैं, वो टाइम चलता रहता है क्योंकि टाइम की अपनी क्वालिटी है। वो खाक बना हम्म। देती है, खाक से फिर से कुछ बना देती है। ठीक पर है। ये जो कंसेप्ट ही है पूरा, आप देखेंगे निष्काम कर्म कंसेप्ट ही बड़ा है, एक तो काउंटर इंट्यूटिव भी है। मैं कई बार हम्म। सोचता हूँ कि यार मुझे आप कितने साल दे दो धरती पे, कोई गुरु आके, कोई भगवान कृष्ण आके मुझे ना बताए ना कि अनमोल हम्म। निष्काम कर्म जैसी भी चीज होती है, तो मैं खुद हम्म। से कभी नहीं सीख पाऊंगा। यार हम्म। मैं कुछ भी काम करता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि मेरा बेनिफिट क्या है इसमें, मुझे मजा सही आएगा बात है। नहीं आएगा। कोई सही बता बात रहा है। है आके ऐसा काम है ना, कोई कोई मुझे ये बता दे आके कि काम वो है असली जिसमें तू सोचे ना अपने बारे में भी, ना बेनिफिट के हम्म। बारे में। तो ये हम्म। तो मेरे बिल्कुल इंट्यूशन से, मेरी सारी जो आज तक की कंडीशनिंग है उससे परे जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे आपको ये पता चले कितना मुश्किल है निष्काम कर्म करना। पहली बात तो इट्स नॉट अ हम्म। इजी टास्क, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि टू ब्रेक फ्रॉम ऑल दोस चेन्स ऑफ योर कंडीशनिंग एंड टू हम्म। डू समथिंग डॉजिडली विदाउट एनी रिपरकशंस एंड हम्म। विदाउट एनी होप ऑफ अ गुड थिंग और गुड लाइफ, वो अलग हम्म। बात है कि वो लाइफ जो असलियत में गुड हो जाएगी आपकी अगर वो काम आप करने की कोशिश करोगे। बाहर वाले सही को दिख बात है। सकता है कि यार इसकी तो जिंदगी खराब हो गई, आज पे हम्म। ना तो इतना पैसा है ना कुछ, हम्म। क्योंकि लोग होते हैं भाई नौकरियां छोड़ के, महात्मा बुद्ध तो अपना पूरा किंगडम छोड़ के चले गए थे। तो बिल्कुल। बाहर वाले लोगों को वहां भी लग रहा होगा कि यार बता कितना पागल है ये आदमी सिद्धार्थ, हम्म। चला गया अपनी पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, हम्म। इतना करोड़ों रुपए का इसका होता साम्राज्य छोड़ के वहां जंगलों में भटक रहा है, बॉडी ऐसी कर हम्म। ली खाना कुछ खा नहीं रहा है, पता नहीं किस चीज की हम्म। तलाश कर रहा है। बाहर वाले हम्म। लोगों को तो ये लगेगा, पर वो हम उसे हम्म। फिर कनेक्ट कर देंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर वालों को क्या लग रहा है। हम्म। जिंदगी आपकी है ना, हम्म। जिंदगी खराब आपकी होगी अगर आप गलत काम करोगे। हम्म। इतना क्योंकि इतना दमखम आप में रखना पड़ेगा, तभी इस कॉन्वर्जेशन की फायदा भी तभी है। आप अगर बिल्कुल सही ही बात डरे है। हुए हो, बिल्कुल ही आप चाहते हो कि दूसरा ही कर दे आके, दूसरा जो बोल दे मैं वही करूंगी करूंगा, तो फिर तो कोई हम्म। फायदा नहीं है। पर मैं मानता हूं कि हम्म। आपके अंदर वो क्वालिटी बिल्कुल है, क्योंकि पोटेंशियल है, तभी तो बात हो रही है। निष्काम हम्म। कर्म की बात भगवान ने अपने लिए थोड़ी रखी थी कि मैं तो हम्म। भगवान हूं बस मैं करूंगा। बता तो किसी हम्म। मॉडल को रहे थे, हम्म। अर्जुन को बता रहे थे ना। तो हाँ। हमारे लिए बात है क्योंकि हम सब इन अ वे मॉडल है ही, हम्म। और ये बात हमारे फायदे की है। तो मैं ये मानता हूं हम्म। कि निष्काम कर्म की तरफ बढ़ना ये हमारा दायित्व हम्म। होना चाहिए। आपने हम्म। बिल्कुल सही बोला कि काम होगा कैसे होगा, सब ये बात की बातें हैं।
आप कम से कम चॉइस तो लो, एक एक कदम तो बढ़ाओ। पूरी लाइफ का अपना रूल है कि शायद वो आपको रिवॉर्ड दे दे अच्छे उस कदम बढ़ाने के लिए ही। तो ना भी दे तो भी आपको अंदर से पता है कि यार द गुड वर्क, द राइट वर्क इज इट्स ओन रिवार्ड। हाँ। बाकी तो बोनस है, बाकी तो भाई बोनस है। मेरी सैलरी जो है वो मिल गई सही काम करने पे ही। अब उसके बाद मुझे कुछ मिल गया तो बोनस मिल रहा है, अच्छी बात है। उसके बिना भी मैं काम करूंगा। सही बात है। ठीक है। और मेरी बात, और आपने बिल्कुल सही बोला, मैं बार बार उस पर आऊंगा कि आपकी जो भी आप कर रहे हो वो देखो कि उससे आपकी इनसिक्योरिटी कम हो रही है, कुछ फ्रीडम आ रही है लाइफ में, नहीं आ रही है। अ सेंस ऑफ फ्री, अ सेंस ऑफ मतलब बिगर देन समथिंग, डू व्हेन यू डू समथिंग बिगर देन यू ना, तो उसमें आपकी छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज तो खुद ही चली जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे से बड़ा काम है। जैसे कोई सही। सोल्जर है जो देश की रक्षा में अपनी जान दे रहा है, उसे पता है कि मेरी जान तो कुछ है नहीं, मैं मर जाऊंगा कोई टेंशन नहीं, ये देश तो खड़ा है ना मेरे पीछे, ये देश खड़ा रहेगा, ये धर्म बचा रहेगा। हमारे सब पूर्वज भी थे, ये भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने की तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें भी सही। निष्काम करके एक इंट्यूटिव डेफिनेशन उनके अंदर थी। हम्म। भगत सिंह थे, हमारे एक से एक फ्रीडम फाइटर्स थे, जो दे चोज डेथ ओवर डिपेंडेंट लिविंग और ओवर अ लिविंग फुल ऑफ फियर्स एंड कंडीशनिंग। यार खाना पीना सब चलता रहेगा, पर अगर वो खाना पीना मिल रहा है हमें किसी दूसरे के जूते के नीचे, तो क्या फायदा इसका? लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे, वो ठीक जिंदगी है। और ये सीख मेरे हिसाब से अंकित भाई, हमारे पुरखों की भी सीख है ये, हमारे पूर्वजों की सीख, और हमारे भगवान, हमारे अवतारों की सीख भी इन अ वे यही है। सही बात है। मैं इसे ऐसे जोड़ता हूँ पूरा, क्योंकि एक होलिस्टिक पूरी थिंकिंग इंसान के अंदर रहेगी ना, तो वो जोड़ लेता है चीजों को कि ऐसा ऐसा है। तो मेरे लिए डेफिनेशन इस काम करने की कि वो आपको आपसे बड़ा है और आप उसे करोगे नो मैटर व्हाट। सिंपल तो ये लाइन है, यू डू दैट नो मैटर ठीक है। व्हाट बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, आपने बहुत बहुत बढ़िया समझाया। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ हमारे पूरे डिस्कशन को। हमने सबसे पहले चुनाव पे बात करी। हमने डिस्कस किया कि एडोलसेंट बच्चों के लिए पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से वो सही मेजर्स लेके एडोलसेंट और टीनेज किड्स को डायरेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में। उसके बाद हमने बात करी कि कैसे चेतना और चुनाव जुड़े हुए हैं, कि चेतना तभी ऊपर जाती है जब हम सही चुनाव आगे लेते हैं। उसके बाद हमने बात करी कर्म की, कि किस हिसाब से आजकल हमारे जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स हैं, वो किस हिसाब से जो हमारी असली पॉसिबिलिटी है उसको कैसे इनहिबिट करते हैं, और किस हिसाब से जो टॉक्सिसिटी है वो कैसे उसको प्रमोट किया जा रहा है, और उसके क्या-क्या रिपरकशंस हैं हमारी बहुत सीधी-सादी ह्यूमन लाइफ पे भी। और लास्ट में हमने बात करी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वैसे तो एक मतलब इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए इतनी देर बात करना होगा, तो इसमें कुछ हम ढंग से समराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने जितनी भी बात करी उसका कंक्लूजन ये निकला है कि एक ऐसा कर्म जो कि आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म करे, आपका डर खत्म करे, आपको एक सही डायरेक्शन में आगे भेजे, समाज का भला करे, और सबसे बड़ी बात है जो आपसे बड़ा हो। तो आपसे बड़ा ये आज का हमारा डिस्कशन था। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल, आज अंकित अद्वैत पे एक बार फिर से आने के लिए, और बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन था ये। बिल्कुल होपफुली हम एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार सभी को।